नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान का इतिहास हम पढ़ रहे थे और उसमें हमने गुहिल राजवंश प्रारंभ कर दिया था और अ, रावल रतन सिंह तक का पूरा जो इतिहास था वो हम पढ़ चुके थे, डिटेल में पढ़ चुके हैं। अब उससे आगे की कहानी पढ़नी है, हमको हमीर देव से प्रारंभ करनी है। क्योंकि मैंने जब रावल रतन सिंह पढ़ाए थे तो तब मैंने ये बताया था कि रावल रतन सिंह को जब पराजित किया, रावल रतन सिंह खेत हो गया युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी से लड़ते हुए। तो अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ को जीत लेता है और वहाँ पे अपने जो सेनापति थे खिज्र खां, अपना उसका बेटा ही था, उसको वहाँ पे प्रशासक नियुक्त करके वो चला जाता है। खिज्र खां 1303 से 1311 तक शासन करता है। 1311 में खिज्र खां भी दिल्ली चला जाता है। उसके बाद मालदेव मूछाला शासन करता है 1326 तक, 1311 से और 1326 तक। और 1326 में फिर सॉरी 1326 से और जो है अमीर, जो सिसोदा गांव का रहने वाला था, अरी सिंह का बेटा था और जो है लक्ष्मण सिंह का पौत्र था। और लक्ष्मण सिंह उसी अलाउद्दीन खिलजी से लड़ते हुए, राव रतन सिंह के पक्ष से लड़ते हुए और वीर गति को प्राप्त हुआ था, यानी कि हमीर के दादाजी हमीर के दादाजी अलाउद्दीन खिलजी से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। तो हमीर जो है सिसोदा ग्राम का रहने वाला था, इसलिए हमीर के जो वंशज थे वो सिसोदिया कहलाएंगे और यहाँ से गुहिलों की सिसोदिया शाखा प्रारंभ होगी। ठीक है, 1326 से। ठीक है विद्यार्थियों, तो पिछले 2 दिन से क्लास नहीं ले पाए, उसके लिए कई सारे कारण थे। एक परिवार में क्या, घर में एक छोटा सा प्रोग्राम था, तो उसकी वजह से बिजी हो गए थे, है ना। और और भी कई छोटे मोटे काम थे जिनमें बिजी था। टेस्ट भी था संडे को और पेपर भी बनाना था, तो मैं ज़्यादा ही बिजी हो गया था। इसलिए फिर मैंने सोचा चलो क्लास की छुट्टी रखते हैं। कुछ जो रेगुलर स्टूडेंट हैं उनके भी मैसेज आ रहे थे कि सर हम पीछे रह गए हैं और हम जो है इधर उधर ड्यूटी हमारी लगी हुई है, कहीं खेल के टूर्नामेंट हो रहे हैं वहाँ पे लगी हुई है, तो कुछ उनका भी मैसेज था। तो मैंने सोचा चलो वो जो है सॉरी वो क्लासों को कवर कर पाएंगे। चलो आज हम हमीर सिसोदिया प्रारंभ करते हैं विद्यार्थियों। क्या हमीर, है ना, हमीर सिसोदिया। हमीर सिसोदिया का जो कार्यकाल रहेगा 1326 से प्रारंभ होके और इनका कार्यकाल चलेगा करीब, काफ़ी लंबा कार्यकाल है, 1326 से, और हमीर का चलेगा करीब 26 सॉरी 1364 तक करीब चलेगा। ठीक है, 1364 तक चलेगा। ठीक है, तो काफ़ी बड़ा कार्यकाल हमीर का रहेगा और काफ़ी अच्छा शासन किया था हमीर ने। और काफ़ी इनकी जो है विशेषताएं हैं जो हमें पढ़नी हैं, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण भी हैं। ठीक है, देखो हुआ क्या था, मैं थोड़ी सी घटनाक्रम इसका सुना देता हूँ फिर हम लिख लेंगे। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि 1303 में जब रावल रतन सिंह खेत हो गए, उसके बाद चित्तौड़ पे अधिकार हो गया तुर्कों का, खिलजियों का, और खिलजी वंश चला 1320 तक। उसके बाद तुगलक वंश प्रारंभ हुआ और 1320 तक आते आते चित्तौड़ पे शासन था मालदेव मूछाला का। 1326 में कहते हैं कि कहते हैं क्या, जो हमारे दशरथ शर्मा साहब हैं, दशरथ शर्मा, जिन्होंने दार्ली चौहान डायनेस्टी पुस्तक लिखी, और एक है हमारा रणकपुर प्रशस्ति। ये दो ग्रंथ ऐसे हैं, दो स्रोत ऐसे हैं जो ये बताते हैं कि हमीर सिसोदिया ने मालदेव मूछाला व उसके पुत्र जयसा को युद्ध में पराजित किया और भगा दिया चित्तौड़ से, और चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। मालदेव मूछाला भग कर और दिल्ली सल्तनत के पास सहायता के लिए जाता है। दिल्ली सल्तनत में उस समय कहते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था, क्योंकि हमें पता है मोहम्मद बिन तुगलक 1325 में शासक बन जाता है।
है ना, 1325 में शासक बनता है। तो इस प्रकार मोहम्मद बिन तुगलक के पास मालदेव मूछाला सहायता के लिए जाता है। उधर से मालदेव मूछाला की सहायता के लिए मोहम्मद बिन तुगलक सेना लेकर और 1336 में और जो है अमीर पे चढ़ाई कर देता है। इसके एक सिंगोली नामक स्थान है, चित्तौड़ में पड़ता है सिंगोली। उस स्थान पर अमीर और मोहम्मद बिन तुगलक के बीच में एक युद्ध होता है, जिसमें एमबीटी यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक पराजित हुआ और अमीर ने उसे कैद कर लिया और चित्तौड़ दुर्ग में लाके पटक दिया 3 महीने तक। और चित्तौड़ दुर्ग में मोहम्मद बिन तुगलक जो है कैद रहा, 3 माह तक कैद रहा। और कहते हैं कि उसके बाद इसने इसको कुछ शर्तों पे छोड़ दिया। सॉरी, ये बात तो विद्यार्थियों हमें बताते हैं दशरथ शर्मा और जैसा कि मैंने बताया रणकपुर प्रशस्ति। लेकिन कर्नल जेम्स टॉड कुछ अलग कहानी बताते हैं हम्मीर सिसोदिया की चित्तौड़ पर जो अधिकार को लेकर है। उनकी कहानी कुछ यूं है कि जो मालदेव मूछाला था उसकी एक पुत्री थी और उस पुत्री का विवाह मालदेव मूछाला ने हम्मीर के साथ कर दिया और चित्तौड़ का जो पूरा क्षेत्र था वो मालदेव मूछाला ने हम्मीर को सुपुर्द कर दिया। इसके बदले हम्मीर ने मालदेव मूछाला को 8 गांव जागीर के रूप में दिए थे। यह बात हमको कर्नल जेम्स टॉड साहब बताते हैं। तो आप समझ गए होंगे, 2 मत हैं इसके बारे में कि हम्मीर सिसोदिया का चित्तौड़ पर अधिकार कैसे हुआ। उसके अलावा हम्मीर के बारे में हम एक तो कुछ इनकी उपाधियां हम पढ़ते हैं, जैसे विषम घाटी पंचानन इनको कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में कहा गया है, जिसका अर्थ होता है विषम परिस्थिति में सिंह के समान। महाराणा कुंभा ने एक ग्रंथ था रसिक प्रिया, उसकी टीका लिखी। रसिक प्रिया की टीका में महाराणा कुंभा ने और हम्मीर को वीर राजा की उपाधि दी है। सॉरी, हम्मीर को वीर राजा की उपाधि किसने दी है? कुंभा ने। किसमें? रसिक प्रिया की जो टीका लिखी थी उसमें। इसके अलावा हम्मीर को मेवाड़ का उद्धारक भी कहा जाता है। ये ध्यान रहे, मेवाड़ का उद्धारक जो है भामाशाह को भी कहा जाता है, जो कि महाराणा प्रताप की सहायता की थी, है ना, ये वाली बात है। तो हम्मीर सिसोदिया के बारे में जो बातें थी वो मैंने यहाँ पे आपको बोल के सुना दी। अब मैं एक एक बात यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। तो लीजिए विद्यार्थियों, मैं यहाँ से हम अपन लिखना प्रारंभ करते हैं। आप भी उधर से लिखिए, मैं भी इधर से लिखता हूँ। देखो सॉरी, 1303 से 1326 ईस्वी तक 26 ईस्वी तक चित्तौड़ दिल्ली सल्तनत के अधीन रहा। दिल्ली सल्तनत के अधीन रहा, के अधीन रहा। इस दरम्यान खिज्र खां ये रहा 1303 से 1311 ईस्वी। वे सॉरी, खिज्र खां व मालदेव मूछाला ना, जालोर का सोनगरा चौहान था ये रहा था 1311 से 1326 ईस्वी तक। इस दरमियान खिज्र खां व मालदेव मूछाला के अधिकार में चित्तौड़ रहा, के अधिकार में चित्तौड़ रहा, ठीक है। सॉरी, इस समय
मैं यहाँ पे एक बात बताऊँ आपको, लिखने की आवश्यकता है नहीं वैसे। मैं सीधा लिखता हूँ कि मालदेव मूछाला से हमीर के पास सॉरी, मालदेव मूछाला, मालदेव मूछाला से हमीर के पास, हमीर के पास चित्तौड़ का नियंत्रण आने के पीछे, के पास चित्तौड़ का नियंत्रण आने के पीछे, आने के पीछे निम्नलिखित दो मत, निम्नलिखित दो मत प्रचलित हैं, निम्नलिखित दो मत प्रचलित हैं, है ना। दो मत में अब देखो पहला मत क्या है। पहला मत हम यहाँ पे देते हैं सॉरी, पहला मत जो चलता है विद्यार्थियों, वो ये चलता है कि दशरथ शर्मा, दशरथ शर्मा व रणकपुर प्रशस्ति, रणकपुर प्रशस्ति के अनुसार, के अनुसार, रणकपुर प्रशस्ति के अनुसार। अब देखो इन दोनों में, दोनों क्या कहते हैं, ये दोनों स्रोत क्या जानकारी देते हैं कि हमीर ने मालदेव को, मैं पूरा नाम पूरा नहीं लिखूंगा, मालदेव मूछाला, मालदेव लिखूंगा ना, मालदेव को सॉरी, मालदेव को उसके पुत्र के साथ पराजित करके, उसके पुत्र जैसा सहित पराजित करके, जैसा सहित पराजित करके, जैसा सहित पराजित करके, पराजित करके चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया, चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया, है ना, चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। मालदेव भागकर, मालदेव भागकर दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत, यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था ना, मैं लिख देता हूँ, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, है ना, से सहायता मांगता है, से सहायता मांगता है, ठीक है। दिल्ली सल्तनत से क्यों मांगी सहायता? क्योंकि दिल्ली सल्तनत का शासक था अलाउद्दीन खिलजी, उसी ने ही मालदेव को और चित्तौड़ का प्रशासन सौंपा था, है ना सॉरी। हाँ, तो मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक 1336 ईस्वी में, 1336 ईस्वी में हमीर पर चढ़ाई करता है, हमीर के विरुद्ध अभियान करता है, के विरुद्ध, हमीर के विरुद्ध अभियान करता है, हमीर के विरुद्ध अभियान करता है तथा सिंगोली, कहाँ पड़ता है सिंगोली? चित्तौड़ में पड़ता है सॉरी, सिंगोली चित्तौड़ के युद्ध, सिंगोली के युद्ध कब हुआ था? 1336
ईस्वी सिंगोली के युद्ध में अमीर के विरुद्ध अभियान करता है, नहीं लिखा यहाँ पे ना, करता है तथा सिंगोली के युद्ध में अमीर से पराजित हो जाता है। अमीर से पराजित हो जाता है। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक अमीर से पराजित हो गया। अमीर ने इसे कैद कर अमीर ने इसे कैद करके अमीर ने इसे कैद करके 3 माह तक चित्तौड़ दुर्ग में रखा। चित्तौड़ दुर्ग में रखा, है ना, चित्तौड़ दुर्ग में रखा तथा चित्तौड़ दुर्ग में रखा। इतनी कहानी मिलती है। कहते हैं कि बाद में कुछ शर्तों के साथ छोड़ दिया था इसको और फिर एमबीटी वापस चला गया और एमबीटी ने कभी जो है सॉरी अमीर पर आक्रमण नहीं किया। एक बात तो विद्यार्थियों हमें इन 2 स्रोतों के माध्यम से ये मिलती है कि इस प्रकार से जो है अमीर का चित्तौड़ पर अधिकार हुआ। ठीक है। दूसरा जो मत मिलता है कर्नल जेम्स टॉड का, वो मिलता है वैवाहिक संबंध वाला, है ना। बोल के मैंने सुनाई दिया है, फिर से बोलूंगा नहीं, मैं सीधा लिखूंगा ही। तो दूसरा मत है कर्नल जेम्स टॉड वाला, है ना, कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल विद्यार्थियों इसे यूं बोला जाता है कि ये सेना में एक पद होता है कर्नल का, आप भी जानते होंगे, और उस पद पे ये काबिज थे, है ना, कर्नल जेम्स टॉड, इसलिए इनको कर्नल कहा जाता है। जेम्स टॉड तो ये हैं, इनका नाम है ही है, इंग्लैंड के ये रहने वाले थे। सॉरी, टॉड ये कहते हैं कि मालदेव ने अमीर के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया था। अपनी पुत्री का विवाह करके और जो है चित्तौड़ अमीर को सौंप दिया था। चित्तौड़ अमीर को सौंप दिया था, है ना। अमीर के साथ लिख दिया ना, हाँ ठीक है, अमीर को सौंप दिया था। ठीक है। इसके बदले में अमीर ने सॉरी, इसके बदले में अमीर ने मालदेव को 8 गांव जागीर में दिए। मालदेव को 8 गांव जागीर में दिए। थे। ठीक है विद्यार्थियों, ये कहते हैं कर्नल जेम्स टॉड। सॉरी, खांसी अभी गई नहीं है पूर्ण रूप से। 5-7 मिनट लगातार बोल लेते हैं तो फिर सॉरी, ये फिर शुरू हो जाती है ना। अभी इसका प्रकोप 2-3 दिन और रहेगा, क्योंकि अभी काम चल रहा है खेतों में, मिट्टी धूल इतनी उड़ती है, उसकी वजह से मेरे को ये खांसी फिर हो जाती है ना, और उससे बच नहीं सकते। कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। ठीक है, ये खांसी के साथ जीना ही होगा। तो ये विद्यार्थियों हो गई बात। अब अमीर के बारे में कुछ बातें, विविध तथ्य लिख देता हूँ। विविध तथ्य ना, अमीर से संबंधित विविध तथ्य लिखा, जैसे विविध तथ्य। ठीक है, विविध तथ्यों में विद्यार्थियों हमारे जो हैं आएंगे सॉरी, जैसे
हम एक बात लिख सकते हैं, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में हमीर को कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में हमीर को सॉरी विषम घाटी पंचानन है ना, जिसका अर्थ क्या होता है विषम घाटी पंचानन का, विकट परिस्थितियों में सिंह के समान, विकट स्थिति में भी सिंह के समान है ना। हमीर को विषम घाटी पंचानन की उपाधि दी गई है, है ना। इसके अलावा सॉरी एक उपाधि और मिलती है इसकी, वो मिलती है वीर राजा की उपाधि कि कुंभा बड़े विद्वान व्यक्ति हुए थे, कुंभा द्वारा केशव प्रिया की टीका में, केशव प्रिया है या रसिक प्रिया है, रसिक प्रिया है, सॉरी केशव प्रिया नहीं है, सॉरी रसिक प्रिया की टीका में सॉरी रसिक प्रिया की टीका में हमीर को वीर राजा की उपाधि दी है, वीर राजा की उपाधि दी है। इनको मेवाड़ का उद्धारक भी कहा जाता है, मेवाड़ का उद्धारक भी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रहे मेवाड़ का उद्धारक भामाशाह को भी कहा जाता है ना। सॉरी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मेवाड़ का उद्धारक भामाशाह। ये ध्यान रखना, यदि मेवाड़ का उद्धारक प्रथम के रूप में, जैसे द्वितीय के रूप में आ जाए मान लो, तो प्रथम में आप हमीर की तरफ चले जाना और दूसरे में भामाशाह की तरफ चले जाना। ठीक है, क्योंकि ऐसे पहले भी हमीर ही हुए हैं, है ना। तो ये था प्यारे विद्यार्थियों हमारे हमीर सिसोदिया, जो कि 1300 और जो है 64 तक इस प्रकार से शासन करते हैं। किस प्रकार से शासन सत्ता हमीर के पास आई, ये बात समझना बेहद आवश्यक है विद्यार्थियों। आगे का अब कोई टंटा नहीं है, अब बस जो शासन बनेगा क्षेत्र सिंह बनेगा, जिसको हम राणा खेता के नाम से भी जानते हैं। राणा खेता या राणा क्षेत्र सिंह, राणा शाखा यहाँ से प्रारंभ हो जाती है मालदेव मुछाला से, है ना। हम यहाँ पे लिख सकते हैं राणा शाखा का प्रारंभ इसी से होता है ना। वैसे मैं पहले बता ही चुका हूँ आपको, लेकिन लिखने की आवश्यकता है नहीं, फिर भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ राणा शाखा का प्रारंभ, राणा शाखा का प्रारंभ यहीं से होता है, यहीं से होता है ना। राणा शाखा का प्रारंभ जो होता है हमीर सिसोदिया से ही होता है। ठीक है, इसके बाद अब जो भी शासक आएंगे वो राणा या महाराणा की उपाधि ग्रहण करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया विद्यार्थियों हमारे हमीर सिसोदिया, इससे बाहर सवाल नहीं जाएगा।
आप निश्चिंत होके और जितना मैंने पढ़ाया है उतना पढ़ लेना, और इससे ज़्यादा इस पे पीएचडी करने की आवश्यकता नहीं है। नौकरी पास करने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। आपको डॉक्टरेट बनना है, नाम के आगे डॉक्टर लगाना है, तो अमीर के ऊपर आराम से पीएचडी कीजिए, 5 साल तक शोध कार्य कीजिए, अपनी थीसिस लिखिए, उसको पब्लिश करवाइए, मार्केट में लाइए, जीवन भर आपको रॉयल्टी मिलेगी, और अच्छा शोध करोगे तो लोग उसको पढ़ेंगे। ठीक है, मैं खुद अपनी थीसिस का प्रयास करूँगा कि ऐसे लिख पाऊँ कि उसको मार्केट में उतारूँ, और बिल्कुल उतारूँगा, और आप लोग पढ़ना उसको। ठीक है, अगले साल तक जो है मार्केट में होगी, वो पुस्तक के रूप में होगी। ठीक है, तो पीएचडी करो तो फिर ऐसे ही करो, ऐसे मत करो कि बस ठीक है नाम की पीएचडी कर दी और बस काम उस पर कुछ किया नहीं है, और बस वो हमारी थीसिस जो हमने लिखी है वो केवल अलमारी को सजाने के काम आए, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको आम विद्यार्थी पढ़े, उस लेवल पे लेके जाइए, ऐसा कुछ लिखिए ताकि उसको लोग पढ़ें, है ना। ताकि हमारा जो पीएचडी करने का जो उद्देश्य है वो केवल ये नहीं होना चाहिए कि डॉक्टरेट लेना, या हमारे नाम के आगे डॉक्टर लगवा लिया, बस हो गया पीएचडी करने का उद्देश्य खत्म, ऐसा नहीं होना चाहिए मतलब। ठीक है, तो ये लीजिए विद्यार्थियों, मैंने इसको मिटा दिया है, और अब हम अगले शासक राणा खेता या क्षेत्र सिंह की बात करते हैं। राणा खेता, या इसको क्षेत्र सिंह भी जो है कहीं कहीं पर बोला जाता है, क्षेत्र सिंह। और कार्यकाल की बात करें तो 1364 से और 1382 ईस्वी के मध्य इनका कार्यकाल रहा। बहुत अधिक नहीं है इनके बारे में। इनके बारे में एक ही बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि इन्होंने जो है मालवा के शासक थे दिलावर खां गौरी, उसको पराजित करके और मेवाड़ मालवा संघर्ष की शुरुआत की, और हाड़ौती के हाड़ा चौहानों को इन्होंने जो है पराजित किया था, और चाचा व मेरा इसी के पुत्र थे। बस ये 2-3 बातें हैं वो हम यहाँ पे लिखेंगे। देखो क्या क्या बातें हैं। इन्होंने मालवा के दिलावर खां गौरी को दिलावर खां गौरी को दिलावर खां गौरी को पराजित करके दिलावर खां गौरी को पराजित करके सॉरी मेवाड़ मालवा संघर्ष की शुरुआत की। मेवाड़ मालवा संघर्ष की शुरुआत की। एक बात तो वही है विद्यार्थियों, इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। ये सवाल पूछते हैं कि किस शासक के समय मेवाड़ मालवा संघर्ष की शुरुआत हुई, या मेवाड़ के गुहिलों का पहला शासक कौन था जिसने मालवा के साथ संघर्ष किया। तो कैसे भी वो प्रश्न की भाषा बदल के और हमसे सवाल करें, हमें जवाब ढूंढ लेना है। कहने का मतलब बार बार पढ़ोगे, 4-5 बार पढ़ दोगे ना पाठ्यक्रम को, तो आराम से आप जो है अच्छा स्कोर कर सकते हो, बेहतर स्कोर कर सकते हो ना। तो कम से कम 5 बार हमको पाठ्यक्रम पढ़ना पड़ेगा, पर तब जाके जॉब मिल पाएगी, है ना। और इसके अलावा हाड़ौती के जो हाड़ा चौहान थे, हाड़ौती के चौहानों को पराजित किया। हाड़ौती के चौहानों को पराजित किया। और तीसरी बात और हम लिख देते हैं, चाचा व मेरा थे, चाचा व मेरा इसी के पुत्र थे। अवैध पुत्र थे ये ना, इसी के पुत्र थे, दासी पुत्र थे ये, जो कि आगे चल के और
मोकल की हत्या करेंगे ये लोग, है ना। मोकल की हत्या करेंगे ना। फिर जो है मोकल के बाद कुंभा जो शासक बनेंगे, कुंभा फिर जो है इन दोनों की हत्या करवाएगा, है ना। वही है ये। अब इसके बाद अगला जो शासक का जो आता है वो हमारे राणा लाखा या लक्ष्य सिंह आते हैं, जो कि करीब 1382 से और 1421 तक शासन करते हैं। तो उनको हम लिखेंगे राणा लाखा। इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट। राणा लाखा या लक्ष्य सिंह, है ना। राणा लाखा या लक्ष्य सिंह, कार्यकाल 1382 से और 1421 ईस्वी तक ये इनका कार्यकाल रहने वाला है। और इसमें ये क्या क्या काम करेंगे, देखिए बहुत सारी विशेषताएं हैं इनकी। कुछ सांस्कृतिक विशेषताएं हैं, कुछ ऐतिहासिक हैं, है ना। देखो हुआ इनके साथ कुछ यूँ था कि एक तो इनके समय में और जो चित्तौड़ था वो काफ़ी समृद्ध हो गया था। कारण ये था कि जो जावर की जो खाने हैं, सॉरी, उदयपुर में जो हमारे जावर की खाने हैं वो राणा लाखा के समय ही खोजी गई थी, जिनसे जो है सीसा जस्ता और चांदी निकाली जाती है। मूल रूप से शायद चांदी निकाली जाती है, सीसा जस्ते के साथ में चांदी निकाली जाती है। आप भूगोल में पढ़ लेना, एग्जैक्टली मेरे को पढ़े हुए काफ़ी दिन हो गए, लेकिन जितना मुझे याद आ रहा है चांदी यहाँ से निकलती थी और सीसा जस्ता भी शायद निकलता था। ठीक है। तो उसकी वजह से और मेवाड़ की जो आर्थिक स्थिति थी वो काफ़ी मजबूत स्थिति में आई। इसी के समय में ही पिछोला झील का निर्माण हुआ था। कहते हैं कि पिच्छू नामक एक बंजारे ने या चीतर नामक एक बंजारे ने और अपनी जो पत्नी थी उसकी याद में और अ, पिछोला झील का निर्माण कुछ ऐसे करवाया था। पिछोला झील का निर्माण करवाया था। कारण तो क्या था, मतलब पत्नी की याद में या किसी और कारण से करवाया था। लेकिन पिच्छू नामक बंजारे ने या चीतर नामक एक बंजारे ने और पिछोला झील का निर्माण करवाया था। इसके अलावा जो है धनेश्वर भट्ट और झोटिंग भट्ट नामक दो प्रसिद्ध विद्वान राणा लाखा के दरबार में रहते थे। संस्कृत के बड़े विद्वान थे, है ना। ये तो कुछ सांस्कृतिक घटना थी विद्यार्थियों। इसके अलावा ऐतिहासिक घटनाओं की हम बात करें तो इनके समय में एक बड़ी ही रोचक घटना ये घटित हुई कि मारवाड़ के जो राव रणमल सॉरी राव चूंडा थे शासक, उनकी बेटी का नाम था हंसाबाई और उनके पुत्र का नाम था राव रणमल। कहने का मतलब रणमल की बहन थी हंसाबाई। उसकी सगाई जो है उसकी सगाई का नारियल मेवाड़ भेजा जाता है राणा लाखा के बड़े पुत्र चूंडा के पास, चूंडा के साथ सगाई करने को लेकर। लेकिन कहते हैं कि चूंडा वहां दरबार में उपस्थित नहीं थे और अ, राव रणमल जब वहां आया तो मोगल ने ये कह दिया कि अब इस उम्र में हमारे लिए कौन और नारियल लेके आए सगाई का। तो राव रणमल ने कहा कि महाराणा लाखा, मैं मेरी बहन की शादी आपके साथ कर सकता हूँ, ये नारियल मैं आपको दे सकता हूँ, बस आप जो है एक ऐसी शर्त हाँ मेरे साथ करें कि मेरी बहन से जो भी आपको संतान होगी, जो भी पुत्र होगा, वो ही मेवाड़ का उत्तराधिकारी बनेगा। राणा लाखा ने कहा, अरे यार इसमें कौन सी बड़ी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, आप तो शादी कीजिए हमारे साथ, हम जो है जो भी आपकी बहन से और हमें जो संतान होगी उसे हम मेवाड़ का उत्तराधिकारी घोषित कर देंगे, ये तो हमारे हाथ की बात है। तो रणमल ने कहते हैं कि इस प्रकार से और बुढ़ापे में जाके और लाखा के साथ अपनी बहन हंसाबाई का विवाह कर दिया। सॉरी। हुआ कुछ यूं कि हंसाबाई के गर्भ से और मोकल का जन्म हुआ। तो मोकल के पक्ष में राजकुमार चूंडा सिंहासन पर से अपने अधिकार को त्याग देते हैं। कहने का मतलब
सॉरी, और वो प्रतीक्षा कर मतलब सॉरी, प्रतिज्ञा करते हैं कि वो एक तो कभी भी शासन पर अपना अधिकार नहीं जताएंगे, और दूसरा ये कि वो विवाह भी नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि जो विवाह उसके लिए आया था वो पिता के साथ तय हो गया, तो उनका मन जो है उस क्षेत्र से बिल्कुल हट गया था, ऐसा माना जाता है। तो इस प्रकार से राजकुमार चूंडा की कहानी भी यहाँ पे घटित हुई। बाद में कहते हैं कि राजकुमार चूंडा की इस भीष्म प्रतिज्ञा, इसलिए मेवाड़ का भीष्म पितामह भी कहा जाता है राजकुमार चूंडा को ना। इसलिए जो है, जो राजकुमार चूंडा है, उनके वंशजों को और कुछ विशेषाधिकार यहाँ पे दिए गए, जैसे मेवाड़ में कोई भी शासक बनेगा तो उस शासक का राज्याभिषेक चूंडावत, जो राजकुमार चूंडा थे, उनके वंशजों के द्वारा ही किया जाएगा, जिनके तिलक तिलक लगाना हो, कमर में तलवार बांधनी हो, है ना, ये काम होते थे उस समय राज्याभिषेक के समय। तो ये काम जो है चूंडावत सरदार ही करेंगे। दूसरा कि जो चूंडावत सरदार हैं वो मेवाड़ी सेना का और हरावल भाग का नेतृत्व करेंगे, है ना, हरावल भाग का नेतृत्व हमेशा सॉरी चूंडावत ही करेंगे। मेवाड़ के शासक के जहाँ हस्ताक्षर होंगे वहाँ पर चूंडावतों के भी हस्ताक्षर होंगे, ये ऐसी ऐसी शर्त रखी। इसके अलावा एक शर्त ये भी थी कि जैसे आ, मेवाड़ का शासक यदि सॉरी मेवाड़ का शासक यदि दरबार में उपस्थित नहीं है, तो चूंडावतों के हस्ताक्षर मेवाड़ के शासक के हस्ताक्षर माने जाएंगे, है ना। इस प्रकार की कुछ शर्तें जो है चूंडावत के चूंडा के वंशजों के साथ जोड़ दी गई थी। तो ये सारी बातें थी विद्यार्थियों राणा लाखा से संबंधित। तो अब इन बातों को मैं जो है यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूँ ना, इतना ज़्यादा डिटेल में मैं जाऊँगा नहीं, शॉर्ट में सारी बातें जो हैं हम यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए विद्यार्थियों, क्या होता है इनके समय में, आ, दरबारी विद्वान की बात करूं, दरबारी विद्वान, दरबारी विद्वानों का आप ध्यान रखना सॉरी, धनेश्वर भट्ट, धनेश्वर भट्ट व जोटिंग भट्ट, है ना, धनेश्वर भट्ट व जोटिंग भट्ट, ये संस्कृत विद्वान थे, ठीक है। क्या थे? संस्कृत विद्वान, एक बात, ठीक है। दूसरी बात हम इसमें लिखेंगे कि पिछोला झील का निर्माण, ठीक है, पिछोला झील का निर्माण किसने करवाया था? पिछोला झील का निर्माण पिच्छू नामक बंजारे ने, पिच्छू या कहते हैं चीतर नामक बंजारे द्वारा, नामक बंजारे द्वारा, ठीक है। सॉरी। तीसरी बात इसमें हम लिखते हैं कि जावर खान की खोज, जावर खान की खोज, जावर खान की खोज भी राणा लाखा के समय हुई, है ना। इसलिए मेवाड़ आर्थिक रूप से समृद्ध हुआ, है ना, मेवाड़ आर्थिक समृद्ध हुआ, ठीक है। तो ये प्रमुख प्रमुख बातें थी। इसके अलावा ये तो थी मतलब हमारे सांस्कृतिक बातें, धार्मिक बातें, आर्ट एंड कल्चर में हम पढ़ते हैं, लेकिन इतिहास में भी मैं आपको बता ही रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा सॉरी, मारवाड़ के शासक, मारवाड़ शासक, देखो मारवाड़ शासक जो था वो राव चूंडा था, राव चूंडा वे राव चूंडा की पुत्री, राव चूंडा की पुत्री व रणमल की बहन, व रणमल की बहन हंसाबाई से विवाह किया, हंसाबाई से विवाह किया।
है ना, हंसाबाई से विवाह की शर्त पर किया कि इससे जो संतान उत्पन्न होगी वही मेवाड़ की अगली उत्तराधिकारी बनेगी, है ना, से विवाह किया। यहाँ पे लिख देते हैं ब्रैकेट में शर्त। शर्त क्या थी कि इससे उत्पन्न पुत्र ही मेवाड़ का उत्तराधिकारी बनेगा, पुत्र ही मेवाड़ का अगला शासक बनेगा, मेवाड़ का अगला शासक बनेगा। अब आप सोचिए कि उस जमाने के लोग भी ऐसे थे कि अपनी संतान की खातिर और स्त्री के अधिकारों का हनन कर दिया। अब बताओ, एक युवा लड़की जो कहते हैं कि शायद इसकी उम्र मतलब 15-16 साल की समथिंग थी, और सॉरी, ये लाखा की जो उम्र थी करीब मतलब बुढ़ा था ये। अब ऐसे कोई होता है क्या, लेकिन कर दिए ये लोगों ने ना। ये हो गया, ठीक है। इससे आगे चलकर मैं इसी में लिख देता हूँ, इससे मोकल का जन्म हुआ, मोकल का जन्म हुआ जो मेवाड़ का अगला शासक भी बना, जो मेवाड़ का अगला शासक भी बना, जो मेवाड़ का अगला शासक भी बना, ठीक है। तो सॉरी, एक बात हो गई ये इसका जो वास्तविक इसका जो ज्येष्ठ पुत्र था सॉरी, राजकुमार चूंडा, उसने भीष्म प्रतिज्ञा की थी, है ना, वो वाली बात मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। राणा लाखा के ज्येष्ठ पुत्र राजकुमार चूंडा थे, राजकुमार चूंडा मेवाड़ के भीष्म में, यहीं पे लिख देता हूँ शॉर्ट में, है ना, आप समझ जाना बस। मेवाड़ के भीष्म थे, है ना, मेवाड़ के, हाँ, राजकुमार चूंडा थे। क्या, कौन? राणा लाखा के ज्येष्ठ पुत्र, है ना, जिन्होंने मोकल के पक्ष में मेवाड़ सिंहासन त्यागा, या मेवाड़ का राज्य त्यागा, मेवाड़ का राज्य त्यागा, ठीक है, मेवाड़ का राज्य त्याग दिया था इन्होंने। अब हम सॉरी, इसके बदले मैं यहाँ पे लिखूंगा, इसके बदले राजकुमार चूंडा के वंशजों को, राजकुमार चूंडा के वंशजों को निम्नलिखित विशेषाधिकार मिले, निम्नलिखित विशेषाधिकार मिले, है ना। देखो क्या क्या विशेषाधिकार मिले उनको। सॉरी, मैं अगली स्लाइड पे लिखता हूँ, मैं इसको मिटा रहा हूँ विद्यार्थियों, आप इसको उतारें, और जो है मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऊपर में, है ना, ताकि हम जो है अगली स्लाइड में पूरी बात कर लेंगे, फिर आज की क्लास को ख़त्म करेंगे, यहीं काफ़ी लंबी क्लास हो जाएगी, ठीक है। तो ये था प्यारे विद्यार्थियों, हमारा लगभग राणा लाखा जो है लगभग पूरे होने को हैं। हम बस इसको पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा बचा है, ठीक है। कि देखो क्या क्या विशेषाधिकार दिए थे। सबसे पहला विशेषाधिकार मैं यहाँ पे एक हेडिंग डाल देता हूँ, विशेषाधिकार, गलत हो गया पूरा ही, हाँ, विशेषाधिकार, ठीक है। देखो क्या क्या विशेषाधिकार दिए। पहला सॉरी, चूंडा के वंशज क्या कहलाते थे? चूंडावत, है ना, चूंडा के वंशज ही मेवाड़ की
अरावल सेना का नेतृत्व करेंगे। मेवाड़ की अरावल सेना का मेवाड़ की अरावल सेना का नेतृत्व करेंगे, है ना, नेतृत्व करेंगे। अरावल सेना का मतलब होता है सेना का जो आगे का भाग है, जो मेन भाग होता है, वो उसका नेतृत्व चुंडावत ही करेंगे। एक एक विशेष जो है अधिकार था ये, ठीक है। इसके अलावा दूसरा अधिकार क्या दिया कि मेवाड़ के शासक के राज्याभिषेक राज्याभिषेक की जिम्मेदारी भी चुंडावतों के पास रही, चुंडावतों को दी। मतलब ये, इसका मतलब ये था कि राज्याभिषेक के समय राजा को जो तिलक लगाया जाएगा, कमर पे तलवार बांधी जाएगी, वो सारे काम, है ना, यही करेंगे। जैसे तिलक लगाना, है ना, तिलक लगाना, कमर पर तलवार बांधना, कमर पर तलवार बांधना, ये जो काम थे वो इसी के थे, चुंडावतों को दिए गए थे। तीसरी बात मैं बताऊं तो जो है राजा की शासक की अनुपस्थिति में, शासक की अनुपस्थिति शासक की अनुपस्थिति में शासक की अनुपस्थिति में चुंडावत ही शासन चलाएंगे, चुंडावत ही शासन संभालेंगे, शासन सत्ता संभालेंगे, ठीक है। ये कितनी बड़ी बात है ना। और इसके अलावा शासक के सिग्नेचर के साथ, शासक के हस्ताक्षर के साथ, शासक के हस्ताक्षर के साथ चुंडावतों के हस्ताक्षर भी मान्य होंगे, चुंडावतों के हस्ताक्षर भी मान्य होंगे, ठीक है। तो ये प्यारे विद्यार्थियों कुछ प्रमुख प्रमुख बातें थी जो चुंडावतों को ये जो है विशेषाधिकार दिए गए थे। इसके अलावा एक विशेषाधिकार और था, जो मेवाड़ की जो प्रमुख जो ठिकाने थे या प्रमुख रियासतें थी, उन पे चुंडावतों का अधिकार पहला रहेगा, ठीक है। तो एक बात और मैं लिख सकता हूँ कि मेवाड़ के प्रमुख ठिकाने, मेवाड़ के प्रमुख ठिकाने चुंडावतों को दिए जाएंगे, चुंडावतों को दिए जाएंगे, ठीक है। एक ये भी बात थी। तो ये था प्यारे विद्यार्थियों, चुंडावतों को जो विशेषाधिकार दिए गए, उनके बारे में जो प्रमुख बातें थी मैंने लिख दी। सवाल आएगा तो इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। अच्छे से पढ़ना कि जो है प्रत्येक बात को 2-3-4 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। अब कुंभा के संबंध में, ये लाखा के संबंध में एक बात और है कि लाखा ने जो बूंदी का किला था तारागढ़, उसको ध्वस्त करने की प्रतिज्ञा और की थी। और कहते हैं कि ये कहा था कि मतलब प्रतिज्ञा कर ली कि ये जब तक नहीं टूटेगा मैं मेवाड़ नहीं लौटूंगा। कहते हैं कि उसको नहीं तोड़ पाया। जब बिल्कुल परेशान हो गया तो इसने क्या किया कि एक नकली तारागढ़ बनाया मिट्टी का, और उसको तोड़कर अपनी प्रतिज्ञा पूरी की थी। ये भी एक कहानी है। और कहते हैं कि जो हाडा शासक थे, बूंदी के हाडा शासक, वो इतने महान थे, अपनी वीरता के लिए इतने जाने जाते थे कि एक जो थे कुंभा नामक हाडा शासक, उस मिट्टी के तारागढ़ दुर्ग को भी बचाने के लिए और जो है शहीद हो गए थे, है ना। कुंभा हाडा शहीद हो गए थे। तो ये घटना और है, मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा, ठीक है। यहाँ पे मैं अलग से लिखना चाहूँगा, एक फैक्ट है, अलग से फैक्ट है ये ना। आप उसको क्रम दे देना, जितने फैक्ट लिखे 1 2 3 4 5 इस प्रकार से ना, इसको अगला फैक्ट नाम दे देना। और इसमें लिखना कि राणा लाखा ने बूंदी के तारागढ़
दुर्ग पर चढ़ाई की तथा उसे ध्वस्त करने की प्रतिज्ञा ली प्रतिज्ञा की। ठीक है, मगर लाखा सफल नहीं हो पाए हो पाए तब अपनी सॉरी तब अपनी सॉरी तब अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने हेतु लाखा ने एक नकली मिट्टी का तारागढ़ बनाया दुर्ग बनाकर उसे ध्वस्त किया। वह अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। इस नकली तारागढ़ की रक्षा हेतु कुंभाहाड़ा ये नाम ध्यान रखना, पूछते हैं इस नाम को ना, कुंभाहाड़ा शहीद हुए थे, है ना। देखो कितनी बड़ी बात है कि मिट्टी के तारागढ़ को भी हाड़ा इतने मतलब सूरवीर थे, ये चाहते थे कि आखिर नाम तो यही होगा कि बूंदी का तारागढ़ ध्वस्त हो गया, अब चाहे वो नकली हो या असली हो, क्योंकि बेइज्जती तो हाड़ाओं की ही होगी। इसलिए लड़ बैठा अकेला, पूरी फौज से, पूरी सेना से लड़ बैठा, और कहते हैं कि उसमें शहीद हुआ। कहते हैं कि इस समय जो बूंदी का शासक था, बूंदी का हाड़ा शासक, वो हमीर हाड़ा था, है ना। आप एक बार कंफर्म कर लेना, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। वैसे मैं बूंदी का हाड़ा जब पढ़ाऊंगा ना, अभी देखेंगे आपके पाठ्यक्रम में है या नहीं है, यदि हुई तो मैं पढ़ाऊंगा, वरना आप अपने स्तर पे चेक कर लेना। मेरे हिसाब से तो हमीर हाड़ा थे इस समय बूंदी के शासक। ठीक है, तो सॉरी, ये था प्यारे विद्यार्थियों हमारे राणा लाखा, और उसको हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ा। यहाँ से बाहर कोई सवाल नहीं जाएगा, आप अच्छे से जो है इसी को बार बार पढ़ना, और आपको टाइम मैनेज करे और आपको लगे कि ये मैटर कम है तो पहले इसको याद कर लेना, उसके बाद आप दूसरी किताबों पे जा सकते हो, वरना आवश्यकता है नहीं। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।